इस कार्यक्रम का टाइटल है एक शाम तिरंगे के लिए। जोरदार तालियां उस तिरंगे के लिए जिसने हमें इतना बड़ा सौभाग्य उपलब्ध कराया, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम उस तिरंगे के साक्षी बन रहे हैं जिसने 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमारे लिए ये बेहद सौभाग्य का विषय है। मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा श्री पिंगली वेंकैया जी को, जिन्होंने इस तिरंगे का डिजाइन रचा और हमारे मध्य आज इस रूप में जो दिखाई दे रहा है तिरंगा, इसके लिए जोरदार तालियां। अब जैसे एक माली होता है जो पुष्पों को चुनता है एक एक करके, फिर उनकी माला बनाता है और फिर उस माला से जो सम्मान किसी का किया जाता है, तो उस मालाकार के रूप में हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी प्रोफेसर पंकज सिंह जी, मेरे पास शब्द नहीं है, वो इस विधा के व्यक्ति हैं। उनकी ऊर्जा, उनके कार्य करने की क्षमता और सबसे बड़ी चीज है उनका अनुशासन और हम सबके प्रति जो उनका स्नेह है, मैं इसी के साथ उनको मंच पे आवाज देता हूं कि वे आए और अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर पंकज सिंह जी, जोरदार तालियां सबके लिए। धन्यवाद गौरव जी। आजादी के अमृत महोत्सव में आप सभी रचनाकारों, आगंतुक अतिथियों, प्राध्यापकों, अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत है। यह सौभाग्य की बात है कि हम आज 75वें वर्ष के साक्षी बन रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को हम अपनी स्मृतियों में कैद कर रहे हैं। यह सच है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज होगा। मेरे लहू का हर कतरा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि एक दिन वह जरूर आएगा जब तुम आजाद होगे और भारत में जन्मोगे और खुली हवा में सांस लोगे। आज हम सब यहाँ उन शहीदों को नमन करने के लिए आए हुए हैं और हमारे बीच में कवि शिल्पी श्री कांत तिवारी जी, श्री संत कुमार वाजपेयी जी, नंदीलाल निलास जी, श्री रमेश पांडे सरब जी, श्री कनक तिवारी जी, श्री मधुकर जी, श्री वेद प्रकाश जी, और हमारे बीच में इन शहीदों के और कवियों का साथ देने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर विश्वकर्मा जी, हमारे जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक संजय पाठक जी, हमारे आदरणीय और मेरे एक फोन करने पर पधारे हमारे संस्कृत प्रभारी शर्मा जी, और मेरे बीच मेरे सहकर्मी, सहयोगी, साथी और कर्मचारी और प्रिय छात्र छात्राओं, आज ये जो आजादी हमको मिली है, इसके जो 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक कथा है जो भारत की सरकार ने आज 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को स्मृति के रूप में भी मनाने का हम लोगों से आग्रह किया है। तो विभाजन चूंकि छात्र बैठे हुए हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो विभाजन की लकीर बनाई गई इतिहास में जो दर्ज है, वो 2 जून को एक माउंटबेटन ने बैठक की और उस बैठक में मात्र 7 लोग बुलाए गए थे। कांग्रेस की तरफ से नेहरू, पटेल और कृपलानी थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली, जिन्ना और अब्दुल रब साहब थे, और सिखों की तरफ से थे बलदेव जी। 7 लोगों की बैठक हुई। माउंटबेटन ने कहा कि मुझे बंटवारा करना है,
सभी लोग कांग्रेस कुछ मुद्दों को असहमत जताते हुए राजी हो गया, बलदेव जी भी राजी हुए, लेकिन जिन्ना जी राजी नहीं हो रहे थे। माउंटबेटन ने जिन्ना से स्पष्ट कहा कि जिन्ना जी, मैं अपनी योजना को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता हूं और उसे मैं बर्बाद होने भी नहीं दूंगा। कल मैं जब विभाजन की घोषणा करूंगा तो आपका सर सहमति का हिलना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके लिए फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और अगले दिन 3 जून सायं 7 बजे जब माउंटबेटन ने घोषणा की और जब जिन्ना की तरफ उन्होंने देखा तो उन्होंने भी सहमति का सिर हिला दिया और इसी के साथ भारत विभाजन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, जिसमें ये कहा गया, 3 पोर्शन इन्होंने बताए थे कि पंजाब और बंगाल तय करेगा कि वो भारत की तरफ जाएगा या पाकिस्तान की तरफ जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम का सिलहट, यहां कहा गया कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। दूसरी तरफ रजवाड़ों को कोई विकल्प नहीं दिया गया, उनको भारत के साथ मिलना है नहीं, हैदराबाद को छोड़ करके। इस प्रकार से पूरी तैयारी के साथ, और हाँ एक चीज और बताएंगे, महात्मा गांधी इस बैठक में नहीं थे। 2 जून की रात में महात्मा गांधी माउंटबेटन के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं, उस दिन जैसे ही माउंटबेटन आगे बढ़े उनको रिसीव करने के लिए उन्होंने उंगली रख के बात की। उन्होंने कहा मैं बोलूंगा नहीं। उस दिन था सोमवार, गांधी जी सोमवार को व्रत रखते थे और उन्होंने 5 पत्र लिखे जो उन्होंने माउंटबेटन को सौंपा। लेकिन जब आजादी का बंटवारा हुआ तो राष्ट्र के आजादी के नायक को बंटवारे की सूचना समाचार पत्रों द्वारा मिली। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, हमारे सामने 2 विकल्प रखे गए, एक बंटवारा, दूसरा विभाजन। हमने विभाजन स्वीकार किया बड़े भारी मनों से, और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ उसकी जो त्रासदी हुई है, बच्चों आप लोगों को बताऊं, ये आप 2 उपन्यास पढ़ लीजिए। एक यशपाल द्वारा लिखा झूठा सच, दूसरा भीष्म साहनी द्वारा लिखा तमाशा। ये दोनों रचनाएं अगर आप पढ़ लेते हैं तो 15 अगस्त 1947 को जो विभाजन की रेखा भौगोलिक रूप से खींची गई थी, उसकी पूरी कहानी दर्द भरी आपके समक्ष आ जाएगी। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने शब्द शिल्पियों के लिए कुछ शब्द कहूंगा जो मैंने भी लिखा है, लेकिन उसके पहले साहित्यकारों का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान रहा हो। चाहे किसी ने कहा हो अरुण यह मधुमय देश हमारा, चाहे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, चाहे ईश्वर गूंजा हो, चाहे निराला का भारती जय विजय करे गूंजा हो, या फिर बुंदेले हर बोलों की हमें सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। शब्दों में चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, सब साहित्यकारों ने वही काम किया जो राजनीतिक क्षेत्र में तिलक कर रहे थे, गांधी कर रहे थे, और गोखले कर रहे थे, भगत सिंह कर रहे थे, सुखदेव कर रहे थे, और साहित्य की रचना में वही काम प्रेमचंद कर रहे थे, यशपाल कर रहे थे, साहनी कर रहे थे, भारतेंदु कर रहे थे। दूसरी, मैं अपने शिल्पियों के लिए कुछ चंद लाइनें लिखा हूं, उसको सोचता हूं कि आप लोगों को पेश करूं और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहूंगा। आशाओं व संभावनाओं से भरा मैं अभी चुका नहीं हूं, आशाओं व संभावनाओं से भरा मैं अभी चुका नहीं हूं, अभी थका नहीं हूं, अपनी नजर में मैं खुद मुख्तार हूं, क्योंकि मैं एक कलमकार हूं।
कलमकार कभी चुकता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। उसके भीतर है जिज्ञासा व ज्ञान पिपासा की एक अमिट भूख जो उसे जिंदा रखती है, वह उसकी संजीवनी है। मेरे अंतर मन में हर वक्त कोई न कोई रचना जेहन में मचलती रहती है, व्यक्त होने को बेताब रहती है। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, कलमकार कभी मरता नहीं, वह जिंदा रहता है भविष्य की संभावनाओं में, भविष्य की संभावनाओं में। धन्यवाद।